वाह, Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! It's Messi! Aguero! मतलब यार अगर हम चेल्सी के इस मैच में फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पुरानी चेल्सी की फील आ रही थी इस मैच में। बट एनीवे, हाउ इज इट गोइंग गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का पहला लेग। तो चर्चा को स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई दो बड़ी टीम्स का मैच होता है तो दो चीज़ मैच एक्चुअली में स्टार्ट होने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ तो होती है उस मैच का पर्सपेक्टिव कि कौन उस मैच में एज अ फेवरेट उतरेगा और कौन एज एन अंडरडॉग। तो यार ऑब्वियसली अगर इस चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स की बात करें, ये सेमीफाइनल, लेकिन इससे पहले जो राउंड थे क्वार्टर फाइनल्स की, तो उसमें रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को एलिमिनेट करा था, वहीं चेल्सी ने एफसी पोर्तो को एलिमिनेट करा था। तो कहीं ना कहीं वन वे और अनदर रियल मैड्रिड फेवरेट्स थे और ऑब्वियसली पहला लेग है तो अपने होम में खेल रहे हैं तो वो फेवरेट्स थे और चेल्सी अंडरडॉग की तरह थी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और दूसरा पॉइंट होता है या 1 या 1.5 घंटे पहले जो फॉर्मेशन आती है उससे कहीं ना कहीं यार ये पता चल जाता है, 30 से 35% पता चल जाता है कि एक्चुअली में जो मैनेजर की अप्रोच है वो किस तरीके से है, वो किस तरीके से इस मैच को लेके चलने वाला है। अब यार हमने इस फॉर्मेशन का नाम लिया ही है तो इस चर्चा को हम फॉर्मेशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर बात करें इस दोनों इस मैच में दोनों टीम्स के फॉर्मेशन की तो सरप्राइजिंगली दोनों ही मैनेजर्स ने अपनी फॉर्मेशंस को चेंज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं चेल्सी से एक्सपेक्टेड था क्योंकि जब से थॉमस टूचल ने चेल्सी के डगआउट में अपनी जगह बनाई है, कहीं ना कहीं उन्होंने उस टीम को डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और ये हमने उनके पास 10-15 मैचों में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसको कहीं ना कहीं हमने देखा भी है कि वो गोल्स बहुत ज़्यादा कंसीड करते हैं और कहीं ना कहीं जो उनका डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू वो फ्रैंक लैम्पार्ड के अंडर जैसे परफॉर्म कर रहा था। लेकिन बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल मैड्रिड की फॉर्मेशन से। अब ऑब्वियसली इस समय राफेल वारान इंजरी से वापस आ चुके थे, इधर मिलिताओ भी वापस थे, तो ज़िनेदिन ज़िदान के पास जो सेंटर बैक्स थे वो काफ़ी अच्छे खासे उसमें थे, कंडीशन में थे, फिजिकल कोई इंजरी वगैरह नहीं थी, कोई एब्सेंटीज नहीं थी। एक एब्सेंटीज थी वो तो सर्जियो रैमोस, लेकिन अदर देन दैट जो तीनों सेंटर बैक थे उनके फर्स्ट चॉइस वो उनके पास थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने डिफेंसिव फॉर्मेशन में इस बार 3-5-2 फॉर्मेशन को चूज़ किया था। वहीं थीबो कोर्तुआ एज अ गोलकीपर और 3 जो सेंटर बैक थे वो थे ऑब्वियसली इधर मिलिताओ, राफेल वारान एंड नाचो फर्नांडिस। बात करें 2 विंग बैक्स की, वो थे डेनियल कार्वाहाल, मार्सेलो, और जो मिडफील्ड को कंट्रोल कर रहे थे वो थे लुका मॉड्रिच, कासिमीरो और टोनी क्रोस एंड करीम बेंजेमा एंड विनीसियस जूनियर अप टॉप। अब बात करते हैं चेल्सी की, तो चेल्सी की जो फॉर्मेशन थी वो भी ऑन पेपर यार 3-5-2 है, जिसमें एडवर्ड मेंडी एज अ गोलकीपर, रोडिगर, थियागो सिल्वा, क्रिस्टेंसन एज 3 सेंटर बैक्स, बेन चिलवेल और एस्पिलिक्वेटा एज 2 विंग बैक्स और मेसन माउंट, जोगिनो कांते एज अ मिडफील्डर्स, वहीं टीमो वर्नर एंड क्रिस्टियन पुलिसिच एज अ स्ट्राइकर्स। लेकिन इस फॉर्मेशन में एक ट्विक था और वो ट्विक ये था कि इसमें ये एक्चुअली में 3-5-2 फॉर्मेशन नहीं बल्कि 3-4-1-2 फॉर्मेशन थी, जहाँ पे मेसन माउंट वॉज एक्चुअली नॉट अ सेंटर मिडफील्डर बट अ सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर। तो वो कहीं ना कहीं एज अ नंबर 10 पोजीशन पे थे। तो यार मैच स्टार्ट होता है और मैच स्टार्ट होते ही बिल्कुल हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। चेल्सी ने यहाँ पे डोमिनेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने मैन टू मैन प्रेसिंग करी। अगर बात करें मेरे ख्याल से जो ज़िनेदिन ज़िदान ने सोचा था कि उनकी फॉर्मेशन जो चेंज्ड फॉर्मेशन है वो काम करेगी, कहीं ना कहीं वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। जो मैड्रिड के पासेस थे वो बहुत ज़्यादा स्लॉपी थे, कोई लिंकअप नहीं था, बेंजेमा इतने ज़्यादा डीप आ रहे थे और जैसा मैंने आपको बताया कि बेंजेमा काउंटर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो एज अ फास्ट नहीं है। विनीसियस जूनियर जो उनकी मेरे ख्याल से ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस थी लिवरपूल के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं वो इस मैच में तो बिल्कुल आइसोलेटेड लग रहे थे। अब बात करें यार इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब ऑब्वियसली 2 हाइलाइट्स थे जो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गए थे इस मैच में, लेकिन उस चीज़ से पहले मैं आपको एक टैक्टिकल पॉइंट्स इस मैच में बताना चाहूँगा। सबसे पहला था रियल मैड्रिड में मार्सेलो के लिए एज अ लेफ्ट विंग बैक, वो ट्रेडिशनल लेफ्ट विंग बैक नहीं थे। हम मैच में बाद में देखते हैं कि वो सेंट्रल मिडफील्ड में ज़्यादा एक्टिव थे। बात करें अगर लेफ्ट विंग बैक की, और ज़िनेदिन ज़िदान ने कहीं ना कहीं उनकी जो स्पेसेस जो छोड़ेंगे उसको कवर करने के लिए नाचो फर्नांडिस को टास्क किया था। अब यार मार्सेलो को सेंट्रल मिडफील्ड में इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फर्लैंड मेंडी और टोनी क्रॉस और जो विनीसियस जूनियर है इनका जो लिंकअप प्ले होता है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है और रियल मैड्रिड अक्सर जिन मैचों में अटैक करती है वो लेफ्ट साइड से अटैक करती है।
लेकिन क्योंकि आज फर्नैंड मेंडी एब्सेंट थे और मार्सेलो के जो अटैकिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है डिफेंस से, तो कहीं ना कहीं ज़िनेदिन ज़िदान ने उनको फ्रीडम दी थी कि हाँ भाई अगर तुम अटैक में ज़्यादा अच्छे हो डिफेंस में अच्छे नहीं हो तो तुम अटैक ही ज़्यादा करो। डिफेंसिव की ड्यूटी उन्होंने उस चीज़ की कवर करने के लिए नाचो को दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा अच्छा भी था, ये थोड़ा बुरा भी था। अगर अच्छे की बात करें रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से तो फर्स्ट हाफ में यार मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ टोटल चेल्सी को मैं क्रेडिट दूंगा। चेल्सी का गेम था भाई फर्स्ट हाफ वाला, चेल्सी से कोई नहीं छीन सकता वो फर्स्ट हाफ का। इट वाज मैं कैसे रियल मैड्रिड के खिलाफ उस टाइप की परफॉर्मेंस देना जो उन्होंने फर्स्ट हाफ में दी है, कहीं ना कहीं मज़ा आ गया देखने में। लेकिन बात करें कहीं ना कहीं उन सेक्शंस में जिसमें रियल मैड्रिड एक्चुअली में काउंटर अटैक या अटैक कर बनाने की कोशिश कर रही थी, तो वो लेफ्ट साइड ही था। और ऑब्वियसली मार्सेलो बीइंग इन सेंट्रल मिडफील्ड कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रोल निभा रहे थे। अगर बात करें लेफ्ट विंग कंपेरेटिवली, अगर लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन में बात करें, अब बात करते हैं एक और मेजर जो इंस्ट्रक्शंस था जो चेल्सी की साइड था वो था एनगोलो कांते। अब मेरे लिए यार इस मैच का मैन ऑफ द मैच वो था एनगोलो कांते। ऑफ कोर्स एज अ जैसे ऑन पेपर 3-5-2 फॉर्मेशन है, लेकिन मैंने आपको बताया इट वाज ऑब्वियसली 3-4-1-2 फॉर्मेशन। तो यहाँ पर दो सेंटर मिडफील्डर हैं, एक है जॉर्गिनो और एक है एनगोलो कांते। अगर ऑब्वियसली सब जॉर्गिनो को जानते हैं कि क्रिएटिव पास और जो मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे टोनी क्रॉस उस साइड है, ऐसे ही इधर जॉर्गिनो ही क्रिएटिव पास दे सकते हैं, गेम को बैलेंस कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं, गेम का टेम्पो कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ नहीं कर सकते, वो भाग नहीं सकते, पेस नहीं है। अगर आगे जाके बॉल छोड़ दी तो पीछे नहीं आ पाएंगे, और अगर पीछे आएंगे भी तो फाउल ही कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एनगोलो कांते साथ में थे तो, और एनगोलो कांते ट्रक हैं, एनगोलो कांते एक इंजन है। और हमने इस मैच में देखा कि एनगोलो कांते ने फॉरवर्ड रन्स बहुत ज़्यादा बनाए, और फर्स्ट हाफ में चेल्सी ने इतनी अच्छी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस का कहीं ना कहीं कारण था एनगोलो कांते का इतना ज़्यादा। आई थिंक रियल मैड्रिड वॉज अनएक्सपेक्टेडली, रियल मैड्रिड को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि एनगोलो कांते इतना ज़्यादा उनकी डिफेंस को ब्रेक थ्रू करेंगे, उनकी डिफेंस को तोड़ना चाहेंगे। इतना ज़्यादा बार उन्होंने फर्स्ट हाफ में एनगोलो कांते ने उनकी डिफेंस को ब्रीच करा। और यहीं मैंने इन दो प्लेयर्स को साइड बाय साइड मैंने इसलिए इंस्ट्रक्शन बताया क्योंकि ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया कि जो मार्सेलो अपनी पीछे जो जगह छोड़ रहे थे उसको कैपिटलाइज कहीं ना कहीं एनगोलो कांते कर रहे थे। अब यार पहले 10 मिनट में, वैसे तो पहले 45 मिनट में मैंने आपको शुरू में बता दिया कि चेल्सी का गेम था, लेकिन पहले 10 मिनट की बात करें तो चेल्सी डोमिनेट कर रही थी, चेल्सी का पोजीशन था। और अगर बात करूँ तो पहले 10 मिनट में बॉल रियल मैड्रिड के हाफ में थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गेम चेल्सी के होम में हो रहा है स्टैमफोर्ड ब्रिज में, और रियल मैड्रिड अवे साइड है। लेकिन यहाँ पर फिर अंडर फायर चेल्सी का जो स्ट्राइकर है टीमो वर्नर, पहले आप ये क्लिप देखें उसके बाद मैं इस पर रिव्यू दूंगा। अब यार ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम शॉट था, कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से उस डिस्टेंस पे, लाइक आपके सामने पूरा गोल पड़ा हुआ है, उस डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं टीमो वर्नर जैसी कैपेबिलिटी जो रखते हैं उनको 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो गोल स्कोर करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं पहले 10-15 मिनट में चेल्सी ने एक बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। लेकिन जिस हिसाब से वो खेल रही थी मेरे को पक्का पता था कि ऐसे चांसेस और आएंगे, क्योंकि दिस वॉज नॉट अ वन टाइम चांस कि ऐसा भाई ठीक है एक चांस आ गया तो अब नहीं आएगा। लेकिन ये चांस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता था। लेकिन बात करें ठीक इसी के 3-4 मिनट बाद ही क्रिस्टियन पुलिसिच ने पहला गोल स्कोर कर दिया चेल्सी के लिए, और इसी के साथ चेल्सी ने इस टाइम में लीड ले ली विद स्कोर लाइन चेल्सी 1 एंड रियल मैड्रिड 0। फर्स्ट सी दिस गोल। अब यार इस गोल के बिल्डअप की बात करें तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया पहले 15 मिनट में रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, क्योंकि जो उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। रियल मैड्रिड जो ज़िनेदिन ज़िदान ने सोच के इस फॉर्मेशन को पिक किया था कि उनको थोड़ा सा मिडफील्ड में थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग मिलेगा, थोड़ा पोजीशन रहेगा, कंट्रोल रहेगा, वो नहीं हो रहा था। और ऊपर से जो एनगोलो कांते बिल्कुल सरप्राइज कर रखा था। तो 10-15 मिनट में, पहले 15 मिनट में रियल मैड्रिड टोटली बैकफुट पे थी, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि गोल आने वाला है, जो इवेंचुअली आया। लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रियल मैड्रिड की डिफेंस में ही है, क्योंकि 15 मिनट से वो बैकफुट पे थे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई अब टाइम आ गया है कि हम चेल्सी को सप्रेस करने की कोशिश करें। तो उन्होंने अचानक से, जहां वो पहले सिट डीप कर रहे थे, पहले से काउंटर अटैक पे थे, अब उन्होंने अचानक से हाई डिफेंसिव लाइन रखनी स्टार्ट कर दी। और उसी के बाद ऑब्वियसली जॉर्गिनो ने बहुत ही अच्छा एक लॉन्ग पास दिया जो पुलिसिच ने करा। और पुलिसिच इस बार भी टीमो वर्नर को पास कर सकते थे, बट उन्होंने पास नहीं करा। उन्होंने वो मेरे को वो वाला गोल याद आ गया जो फर्नांडो टोरेस ने बार्सिलोना के खिलाफ 2012 में चेल्सी सेमीफाइनल में ही मारा था वो गोल भी। वो ठीक वैसा तो नहीं, बट उसी के सिमिलर एक गोल मारा पुलिसिच ने, और इसी के साथ उन्होंने गोल को स्कोर। लेकिन इसी के साथ अब ये गोल देखिए,
दिस इज व्हाट बेंजेमा डज, 1 शॉट एंड 1 गोल, लाइक अगेंस्ट द प्ले। कोई आप कह नहीं सकते कि रियल मैड्रिड के पास अच्छा खासा पोजीशन है, बट ठीक है, फाउल मैंने ऐसे बताया आपको अपने प्लेयर इंस्ट्रक्शन के वाले पार्ट में, मैंने आपको बताया था कि जो एक वो फर्स्ट हाफ में जो थोड़े बहुत पार्ट्स थे जहाँ पे रियल मैड्रिड एक्चुअली में अटैक करने की कोशिश कर रही थी, मार्सेलो का बहुत बड़ा रोल था मिडफील्ड में, और कहीं ना कहीं ये भी गोल था। लेकिन मैं कहूँगा कि ये गोल एक्चुअली में इसमें कोई चेल्सी की ज़्यादा डिफेंसिव गलती नहीं थी, कितने ज़्यादा हेड डिफ्लेक्शंस आए, बट एक्चुअली इसमें अगर मैं सिर्फ क्रेडिट दे सकता हूँ तो वो सिर्फ करीम बेंजेमा को दे सकता हूँ। परफेक्ट हैंडलिंग ऑफ दैट बॉल। अब वो तुक्के में था कि मतलब अच्छे से उन्होंने जान पूछ के करा था, बट बहुत ही अच्छा वो हेडर था, सॉफ्ट हेडर, सटल हेडर था कि उनके पास ही बॉल आई। लेकिन वॉली की बात करें, वाह जी वाह, मज़ा आ गया भाई वॉली देखने में तो। एंड दिस शोज वाई रियल मैड्रिड इज डिपेंडिंग ऑन करीम बेंजेमा सो मच। अगर पहले हाफ की बात करें तो रियल मैड्रिड का सिर्फ एक ही थ्रेट था, वो था करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा वो हर चीज़ कर रहे थे, वो मिडफील्ड में आ रहे थे क्रिएट करने के लिए, वो लॉन्ग बॉल के लिए रन भी बना रहे थे, वो हेडर भी लेना चाह रहे थे, वो अटैक को हर तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। विनीसियस जूनियर गायब थे, विनीसियस जूनियर लेफ्ट विंग पे ही थे। एज अ ऑन पेपर इट वॉज लाइक स्ट्राइकर, एज अ स्ट्राइकर ज़्यादा लग रहे थे, बट वैसे तो वो सिर्फ लेफ्ट विंग पर ही थे। और कहीं ना कहीं जो मार्सेलो था वो अंदर आ रहे थे, जिससे विनीसियस लेफ्ट विंग पर रह सकें और वहाँ से ड्रिबल करके अंदर आ सकें। पहला हाफ होता है, पहला गोल चेल्सी की तरफ से आता है, उसके बाद 28वें मिनट पे बेंजेमा ने स्कोर करके गोल स्कोर करके जो स्कोर लाइन है उसको इक्वलाइज कर दिया, और इसी के साथ 30 मिनट तक चेल्सी 1 रियल मैड्रिड 1। और इसके बाद मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड ने अपना गियर चेंज कर लिया था। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई सिस्टम चेंज नहीं हुआ था, जिनेदिन जिदान ने कोई फॉर्मेशन चेंज नहीं करी थी, बट उसके बाद कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड फ्रंट फुट पे आ रही थी। फर्स्ट हाफ में नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्लॉपी पास, भाग नहीं पा रहे, कोई भी आउट रन कर पा रहा है। जो चेल्सी है वो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से एथलेटिज्म कहते हैं, फिजिकलिटी इतनी ज़्यादा थी कि रियल मैड्रिड कोप अप नहीं कर पा रही, बट कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में वो चीज़ कैपिटलाइज हो पा रही थी। अब जिनेदिन जिदान ने क्या सिस्टमेटिक चेंज किए हैं वो तो ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में मैं अगर होता तो मेरे को पता चल जाता, बट अदर देन दैट अगर मैं आपको बताऊं स्टैट्स की तो पोजीशन न्यूट्रल थी, कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड कम बैक कर रही थी और गेम काफ़ी ज़्यादा इवन लग रहा था। लेकिन अगर टेम्पो की बात करें तो फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टेम्पो गिर चुका था। इसका मतलब साफ था कि जो दोनों टीम्स हैं, दोनों टीम के कोचेज हैं, उन्होंने हाफ टाइम में अपनी अपनी टीमों को अब कहीं ना कहीं सटल वे में और सिस्टमेटिक तरीके से गेम खेलना है। क्योंकि फर्स्ट हाफ की बात करें चेल्सी बहुत ज़्यादा रूथलेस थी, इट वाज ओपन गोल, लाइक चेल्सी इस तरीके से प्लेयर को फॉरवर्ड रन भेज रही थी जैसे दे डोंट इवन केयर अबाउट, या जितने भी उनके 3 डिफेंडर हैं, सेंटर बैक हैं, उन पर ज़्यादा ही भरोसा है कि यहाँ पर काउंटर अटैक देख ही लेंगे। और ऑब्वियसली क्या ही काउंटर अटैक देख लेंगे, सिर्फ एक ही प्लेयर था विनीसियस जूनियर जिस पे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पेस है। नहीं तो अदर देन दैट करीम बेंजेमा अपने पेनल्टी बॉक्स के आसपास ही थे, तो वहाँ से वो क्या ही काउंटर अटैक बनाएंगे और कितना ही भाग लेंगे एज अ स्ट्राइकर। तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के नहीं, तो सेकेंड हाफ में ऐसा कुछ खास हाईलाइट है नहीं, लेकिन बात आती है, हाईलाइट आता है तब जब थॉमस टुचेल ने डिसाइड किया कि वो एक साथ 3 सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और इसी के साथ आते हैं रीस जेम्स, एस्पिलिक्वेटा की। ऑब्वियसली यार एस्पिलिक्वेटा एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बीइंग कैप्टन, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं थोड़े स्लॉपी रहे हैं, थोड़े इधर उधर पास दिए हैं उन्होंने, तो इसलिए वो बाहर जाते हैं, उनकी जगह रीस जेम्स अंदर। तो सेकंड हाफ में कुछ ज़्यादा हाईलाइट थे नहीं, गेम काफ़ी ज़्यादा इवन रहता है, ज़्यादातर गेम था वो मिडफील्ड ने कंट्रोल करा, इस मिडफील्ड से उस मिडफील्ड में। अगेन फर्स्ट हाफ की तरह जो चेल्सी के एंगोलो कांते हैं उनका ही जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, वो आगे फॉरवर्ड रन बना रहे थे, वो पीछे भाग रहे थे, मतलब वो इधर से उधर वो बॉक्स टू बॉक्स भाग रहे थे। ही वॉज लाइक अ इंजन, कोई वो नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। एंड दैट्स वाई फॉर मी, और काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्चुअली में वो मैन ऑफ द मैच ही होंगे इस मैच के। बट इसी के साथ यार 90 मिनट पूरे होते हैं और पहला लेग खत्म होता है और स्कोर लाइन होती है चेल्सी 1 रियल मैड्रिड 1 चेल्सी 1, यानी कि रियल मैड्रिड होम में ड्रॉ करा हुआ है और चेल्सी के पास इस फर्स्ट लेग के बाद अवे गोल है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि अगर ये स्कोर लाइन ऐसी रहती है और चेल्सी के होम में जब नेक्स्ट वीक मैच होगा उसमें अगर जो स्कोर लाइन है वो ड्रॉ होता है 0-0 पे, तो अवे गोल्स पे चेल्सी आगे चली जाएगी। तो इस मैच के बाद अगर मैं कहूँ परफॉर्मेंस में चेल्सी को मैं पिक थम्स अप दूंगा फर्स्ट हाफ के लिए। सेकेंड हाफ के लिए ठीक है, दोनों को 50-50 है, लेकिन ओवरऑल मैं चेल्सी को ही कहूँगा कि वो बेटर साइड थी। बात करें किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली जब नेक्स्ट वीक होम में मैच होगा तो वो चेल्सी के होम में मैच होगा
और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने आज दी, कहीं ना कहीं अंडरडॉग्स इस बार रियल मैड्रिड होंगे। हाँ, काफ़ी ज़्यादा ऑड है, लेकिन नहीं, दिस टाइम रियल मैड्रिड विल बी द अंडरडॉग एंड चेल्सी विल बी द फेवरेट। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक जब ये सेकंड लेग होगा तो ज़िनेदिन ज़िदान क्या सरप्राइज रखेंगे, और क्या फाइनली थॉमस टुचेल लास्ट सीजन जैसे वो PSG को फाइनल में लेके गए थे, क्या इस बार भी वो चैंपियंस लीग के फाइनल में चेल्सी को लेके जा सकते हैं नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल वर्ल्ड से और फीफा से रिलेटेड कंटेंट इस पर डालता रहता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड